जय हिंद मेरे साथियों, आप लोगों के बीच में मैं कक्षा 10 की मैथ पर आज बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। अब हम लोग के पास साइंस में 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए गए। मतलब 2 टॉपिक का मतलब फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर ख़त्म कर दिए गए। आज हम लोग चलेंगे अपने मैथमेटिक्स वाले पॉइंट पर, जो कि मैथमेटिक्स में देखना है कि किस तरह के प्रश्न बनता रहता है बोर्ड में। सारी चीज़ों को आज हम युद्ध प्रारंभ बैच में इसको जोड़ते हुए आगे के कदम बढ़ाते हुए चलेंगे। और आपका प्री बोर्ड्स बीता भी हुआ है और देखे भी होंगे प्री बोर्ड्स कैसे बीत रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है। सारे क्वेश्चंस आप एनालिसिस कर सकते हैं हमारे चैनल से। और यहाँ पर सारी चीज़ को बता दिया जाता है, कौन सा पेपर्स कैसे सीट किया जाता है, किस तरह का होता है, सारी चीज़ों को वहाँ पर बताया गया है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके बीच में। मैथ पर, मैथ को कैसे हम लोग कौन कौन सा लेसन सिर्फ वही पढ़ के जाए, कितनी परसेंटेज पढ़े, इस सारी चीज़ों को यहाँ पर जानकारी मिलेगी। लेकिन आज हम लोग के पास मैथ का रेशियो रहेगा, हाँ, जो शुरू से अंत तक हमारे तक जुड़ा रहेगा। उसको सारी चीज़ों को एनालिसिस होगा, पता चलेगा। बोर्ड में देने के बाद वो खुद बता देगा कि मैंने जो पढ़ा है सही है कि गलत है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो मेरे पास रैखिक समीकरण मैंने पढ़ाया भी हूँ, उसको अपलोड भी किया हूँ। वहाँ पर यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। मैथ वाले क्लासेस में प्ले लिस्ट जो होता है उसमें देखेंगे तो है। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करूँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की मैं बात करता हूँ। मैथ में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। देखिए, डरना दम नहीं है। जो डरता है वो हार जाता है, जो डरता नहीं है वो जीत जाता है। उसके अंदर की ही बात होती है। मैथ में जो हम लोग की बात करना है, जो वेट होगा मैथ की, यदि मैं बात करूँ, जो मैथ में जो क्वेश्चंस का वेट होगा उसी पर हम लोग को चर्चा करना है। देखो, मैथ में सबसे पहले मैंने सारे फार्मूले की ज्ञात कर देता हूँ। इस लेसन से जितने रिलेटेड मैंने वहाँ भी बताया हूँ, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम एक बात ध्यान देना कि 2 समीकरण, 2 चर वाले, मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ये हमारे पास जो व्यापक रूप होता है, क्या बोला जाता है, व्यापक रूप में लिया जाता है। और ये हमारे पास इसी पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रूप में लिखा जाता है। इसमें कितनी विधि पढ़ना है, इसमें हम कहेंगे कि इसमें सिर्फ इसमें 2 विधि का हमको यूज करना है। 2 विधि का हमको प्रयोग करना है। 2 विधि का प्रयोग करना है। कौन कौन सी विधि है? पहला विधि हमारे पास होगी प्रतिस्थापन विधि। दोनों को मैं बात करूंगा, सवाल लगवाएंगे। प्रतिस्थापन। दूसरा जो होगा मेरे पास विलोपन विधि होता है। तो यही दोनों विधि पढ़ना है हमको और कुछ नहीं पढ़ना है। विधि में हमको एक बात ध्यान देना है कि 2 ही विधि पढ़ना है और कोई तीसरा विधि इसमें नहीं पढ़ना है, जो कि न्यू सिलेबस के अनुसार हमको यही पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो फार्मूला जो हमारे लिए लगेगा, क्या लगेगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2 होगा। एक इस पे लगेगा, एक आएगा a1/a2। मैं सारे चीज़ को लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बता रहा हूँ। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2 इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। इसमें हमको बात पूछा जाएगा संगत असंगत की जो बात पूछा जाएगा। पहली बात मैं बात करता हूँ संगत। ये हमारे पास होगा, क्या होगा, ए संगत की बात करता है। ए मेरे पास
असंगत की बात करेगा, असंगत, ये मेरे पास क्या बात करेगा, संगत की बात करेगा। ठीक इसी तरह इसमें और पॉइंट होता है, इसमें बोला जाएगा कि केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल की बात किया जाता है, केवल एक ही हल की बात, एक ही हल होता है। इसमें एक बार बात और किया जाता है, इसमें एक बात और किया जाता है कि अद्वितीय हल होते हैं, अप्रच्छेदित रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, रेखाएं होंगी। इसमें बोल देना कि समांतर रेखाएं होंगी, इसमें बोल देना समांतर रेखाएं होंगी। इसमें क्या होगी, समपाती रेखाएं, समपाती। तो इस तरह की जो बात समपाती रेखाएं की बात किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो डायरेक्शन की बात की है, संगत असंगत, तो यहाँ पर मेरे पास इसी को हम लोग एक और बात जानेंगे यागाकार कि अद्वितीय, अद्वितीय की बात, द्वितीय की बात, द्वितीय हल की बात क्या, अद्वितीय हल की बात करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि प्रच्छेदित की बात करेगा। और इसमें बोला जा सकता है कि एक और होता है, इसमें केवल कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है, इस तरह की बात करेगा। असंगत लिखी दिया हूँ, असंगत लिखा हूँ, समांतर लिखा हूँ, कोई एक हल है, संगत संपाती रेखाएं लिख दिया हूँ, और अनेक हल होंगे। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, अनेक हल। बस यही हमारे पास फार्मूला का जो वेट की बात किया जाएगा, इसी पर हमको कार्य करना है। अब हम लोग चलते हैं सवाल पर, क्योंकि इस फार्मूलों को मैंने पढ़ाया भी हूँ, बताया भी हूँ, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं प्रश्नों को, उसी को हमको प्रश्नों को पढ़ना है। देखो यहाँ मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो प्रश्न का जो चक्कर चलेगा, पहला प्रश्न का चक्कर मैं चला रहा हूं। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म, पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण, समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 8, कमा 4x - 4x, 4x - 6y बराबर 9 संगत है, 9। बोला कि संगत है या असंगत है, ये बात पूछा गया। बोला गया कि संगत है या असंगत है। प्रश्न देखो भाई, यही बोला गया प्रश्न को, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो हल में सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। 2x 3y बराबर 8। बस प्रश्न दिया कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में पूछा गया। 2x - 3y बराबर 8, कॉमा 4x - 6y बराबर 9। तो संगत है क्या, असंगत? इसको सही तरीके से लिखते हैं तो मेरे पास 3y माइनस क्या 8 बराबर 0 ये होगा। तो इसको क्या बनाएंगे, 1। मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से क्या करेंगे, से यहाँ पर लिख लेना थोड़ा से। समीकरण 1 में, समीकरण 1 को
समीकरण 1 को a1x प्लस b1x a1x प्लस b1y प्लस c1, रुक जाओ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, सेम वही बात रहेगा। समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, देखो तुमने लिखेंगे तो x बराबर क्या 2, b बराबर क्या लिखेंगे -3, c बराबर क्या लिखोगे -8, लिख दिया। फिर मेरे पास 4x माइनस 6y बराबर 9, इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स 0, ये हो गया। क्या निकल गया, समीकरण 2। देखो समीकरण 2 को यदि हल करते हैं तो लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे कि a2 बराबर, a2 की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी, 4 लिख लो यहाँ पर। b2 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगी 6 माइनस 6 लिखो। c2 बराबर क्या है -9, 9 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल्स, a1 की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास, तुमको पता चला है कि a1 की वैल्यू, ये यहाँ पे x लिख दिया हूँ, a1 की वैल्यू a1 है b1 है, a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2/4। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ इसको हूँ 1/2, b1/b2, तो b1/b2 मतलब -3, और यहाँ पर कितना है -6, -3 -6 माइनस प्लस, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। चलो ठीक, 1/2 आएगा। c1/c2 इक्वल्स, c1 की वैल्यू कितनी है -8, इसकी वैल्यू -9, कट गया तो कितनी है 8/9। यदि इसको सही तरीके से लिखा जाए तो मेरे पास आएगा a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। अब इस तरह लिख दो, फिर इसके बाद देखना क्या दिया गया, a1/a2 इक्वल्स 8/9। अब देखो मैच करो कि क्या ए वाला बराबर है, ए वाला बराबर है, ठीक, ए वाला बराबर है, नहीं बराबर, नॉट इक्वल, तो यहाँ भी क्या लगेगा नॉट। इसका मतलब कि मेरे पास जब ऐसी बात पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अभी मैंने बता कर आया था कि असंगत में कि असंगत का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। असंगत का मेरे पास सूत्र क्या होता है, यही होता है। असंगत का जो सूत्र होता है, असंगत का जो सूत्र होता है क्या होता है, यही होता है। तो क्लियर हुआ कि नहीं, तो हमसे कोई पूछेगा आपसे तो आप क्या बताएंगे, यही बताया कहेंगे। एक बार और समझ लीजिए, यदि प्रश्न आता है यहाँ से तो ये, क्योंकि हमारे पास प्रश्न की यदि बात किया जाए तो एनसीईआरटी है, 2019 में प्रश्न आया हुआ है। ये हमारे पास सेट मैंने जो करवा रहा हूँ 2019 का है और 2024 का सेट है, और प्लस में हमारे पास एनसीईआरटी है। समझ गया, एक सोच लो कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिया गया है और 2019 में आया हुआ है और 2024 में प्रश्न आया है। ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे प्रश्नों को उठा करवा रहा हूँ जो पेपर्स में आया नहीं हुआ, तो उसी बात प्रश्नों का हम चर्चा करें जो बार बार रिपीट होता है, उसी को पढ़कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना है। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्मों को बोला गया 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। असंगत, क्या असंगत, तो हल में हमने लिख दिया 2x माइनस 3y बराबर 8 लिख दिया, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 की बात किया गया। यहाँ पर लिखा गया है कि इसी से क्या करें, तुलना करने के लिए बात किया गया। अब a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या 3 हो जाएगी, c1 की वैल्यू -8 हो गई। फिर मेरे पास इक्वेशन एक बचा था, इसको मैंने राइट किया यहाँ पर। फिर भी a1 4x फिर -6y बराबर 9, तो 9 को मैंने पाछांतर कर दिया -9 का 0, समीकरण 2 बना दिया।
फिर इसकी भी बात किया गया कि समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, तो a2 की जो वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, b2 की वैल्यू कितनी है कि -6 आ गई, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितने -9 आ गई। ये हमारे पास के -9 है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 2/4 है। तो 2/4 कैसे है, क्योंकि 2 पहले से हमारे उपस्थित है, 4 यहाँ पर उपस्थित था, a2 की वैल्यू लिख दिया गया है, तो कट्टम कुट्टम किया गया, 1/2 आ गया। फिर b1/b2 की बात किया जाए तो -3 दिया गया, पहले से -3 हमारे पास उपस्थित है, और -6 यहाँ पर उपस्थित है, दोनों को लिख दिया, कट्टम कट्टम किया है, फिर 1/2 आ गया, ये तो पता हो गया। c1/c2 का मतलब होता है कि -8/9, -8 यहाँ पर दिया गया c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू -9 दिया गया, इसी को राइट किया गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 8/9। मैंने कहा कि पूरी को ज्यों करते हो लिखो, पहले कट्टम पिट्टम मत मचाओ, क्योंकि हमको नहीं पता है कि इसमें कौन बराबर है कौन सा बराबर नहीं, थोड़ा चला के बरतेंगे तो हम गिर जाएंगे खाई में। इसीलिए मैंने क्या लिखा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल मैंने लिखा था c1/c2। फिर मैंने पूरी वैल्यू को लिखा, a1 की वैल्यू 1/2, b1 की वैल्यू 1/2, फिर c1/c2 की जो वैल्यू था 8/9। तो मुझे पता चला कि a और a बराबर है, लेकिन e बराबर नहीं है। तो मैंने बताया था कि असंगत है, क्योंकि मैं फार्मूला में चला गया, इसलिए नॉट इक्वल बात कर किया जाएगा, मतलब 2 भाई बराबर है, तीसरा भाई बराबर नहीं है। इस तरह के पोजीशन को हम यहाँ पर कार्य करते हैं। क्लियर हुआ ये बात को, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको राइट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसको राइट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि हमको किस ईयर में आया हुआ है सवाल। इस तरह का यदि सवाल आता है तो हम करके निकल जाएंगे। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का होगा, अगला पढ़ाओ किस तरह क्वेश्चन मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोला गया है, सेकेंड प्रश्न की बात करेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय kx प्लस 2i बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1 का पहले पॉइंट पे पूछा गया है अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल की बात पूछा है। दूसरे पॉइंट पे पूछा गया है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो।
ठीक, यही प्रश्न बोला 2022, 23, 24 में आया हुआ सवाल है। ये हमारे पास 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। तो इस तरह के सवाल पूछा जाता है तो सारी चीज़ों को ये लिखकर मैं बताऊंगा कि मैं क्वेश्चन अब वही करवा रहा हूं जो कि तुम्हारे पेपर में सिर्फ आया हुआ है, पूछा जाता है। तो मैं प्रश्न की मैं बात करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण का निकाय kx + 2y = 5 तो 3x + y = 1 तक का मतलब अद्वितीय हल। पहले पॉइंट बोला गया है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक, अद्वितीय हल का मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2 में रूप में रखना है। अच्छा, यही बात करना है। हाँ, क्योंकि इसका फार्मूला ये क्या है मेरे पास, कोई पूछेगा तो हम तुरंत बताएंगे कि मेरे पास ये फार्मूला हुआ। क्लियर है कि नहीं, सूत्र हुआ क्लियर। अब इसकी हम वैल्यू की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, समीकरण बना लेंगे यहाँ से, क्योंकि kx + 2y = 5 तो kx + 2y = 5, इसको सही तरीके से लिखेंगे तो kx + 2y - 5 = 0, समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तो अब बताओ a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, c1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, -5 हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास क्या होगा फिर 3x + y = 1। इसको मैं लिखूंगा 3x + y - 1 = 0, क्योंकि इसको पक्षांतर करते तो -1। समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब इसको लिखा जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करने की बात है इसकी भी तुलना कर दो। a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू b2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो 1, c2 की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे प्रश्न बोल दिया गया है अद्वितीय हल का मुझे पता है सूत्र की a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। हमने क्या करेंगे a1/a2 इक्वल्स a1 की वैल्यू कितनी है हमको पता चला है कि k है, k लिख दिया, बटे क्या लिखेंगे। अब हमारे a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, लिख लिया। फिर मैंने लिखा कि b1 के b2 की वैल्यू लिखेंगे। b1 की वैल्यू मुझे पता चला कि 2 है और b2 की वैल्यू मुझे पता चला कि क्या है 1 है। ठीक, अब हम दोनों को यदि इस तरह लिखते हैं तो मेरे पास निकल के क्या आएगा, मेरे पास निकल के यही चीज़ आएगा। देखिएगा कि मेरे पास निकल के आएगा k/3 नॉट इक्वल्स 2/k। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाएगा, k हो जाएगा, k का में k होगा। अब 3 गुना के 2 × 3, तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स k नॉट इक्वल्स 6। तो हमारा पहले का आंसर कितना आएगा, यही आएगा। समझ में मेरी बात आया कि नहीं है, यही आएगा। यदि मैं दूसरे प्रश्न की मैं बात करता हूँ, सेम इसी पर कोई हल नहीं है, तो प्रश्नों को लिखेंगे कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या लगेगा, जब कोई हल नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास लगेगा a1/a2 b1/b2
नॉट इक्वल C1/C2, यही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो यही जाएगा। तो यहाँ पर तो इससे तो मतलब है ही नहीं, हमको सिर्फ मतलब किससे हो जाएगा, दो ही से। जब नॉट इक्वल की बात किया हटा देंगे, उसको लेबल नहीं करेंगे। कोई हल नहीं। इसके लिए फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, यही लगेगा, कोई दिक्कत, फार्मूला गलत नहीं, सही, कोई हल नहीं है, बात बोला गया सही, फार्मूला सही लिखा गया। अब इसकी हमें इससे जरूरत नहीं है, हमारे पास यही वैल्यू कि A1/A2 सेम यही वाला पोजीशन रख देना, कुछ मत कर देना, लिख देना कि समीकरण 1 के प्रश्न 1 के अनुसार, एक के अनुसार हमको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हल करके करना नहीं पड़ेगा तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो है हमको पहले से पता है तो हम लिख लेंगे। इसकी फॉर्मूला पता है, A1 की वैल्यू क्या है पता है, K/3 इक्वल्स हमारे पास 2/1 नॉट इक्वल्स। अब हमारे पास क्या आया था लास्ट में, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 हट जाएगा, -1 और यहाँ पे -1। कोई रिस्पांस 5 है ना, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास -5, ठीक, -5 प्लस, इसका कोई रिस्पांस मिलेगा तो हमको इधर की जरूरत नहीं है, तो हम बस क्या लेगा, K/3 इक्वल 2/1, K कम K 2×3, सेम वही प्रोसेस, K बराबर कितना है 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो कोई हल नहीं है, यहाँ बोला गया था मेरे प्रश्न में अद्वितीय हल है, दोनों में अंतर आया कि नहीं आया। तो इस तरह के प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर हल कर निकल जाते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न की जो बात किया गया, प्रश्न पूछा जाते हैं तो हम कैसे हल करते हैं, इसके बारे में देख लीजिए फिर से। K का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए हम समीकरण के निकाय kx + 2y = 5 है, तो 3x + y = 1, तो का समीकरण द्वितीय हल हो। पहला पॉइंट, कोई हल ना हो। जो 2022 में, 2023 में, 2024 में प्रश्न पूछा गया है, लगातार पूछा गया 23-24 में, अब 22 में भी पूछा गया था लगातार, तो प्रश्न तो ही गया, 3 साल का वेट है, का पता हम इस साल भी 2025 में पूछ लिया गया, यदि ना पढ़ के गए तो हमारे लिए क्या दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या क्या, अद्वितीय हल का फॉर्मूला A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 की बात किया गया, जो कि यहाँ पर AX + 2y = 5, यहाँ पर इसी को हल करके लिखा गया है, समीकरण 1 से तुलना कर दिया गया है। A1 की वैल्यू K, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5। अब हमारे पास 3x + y = 1 की बात, इसको भी हल करके लिखा गया, 3x + y - 1 0 हो गया। तो समीकरण 2 से तुलना करने पर हमारे पास इस वैल्यू प्राप्त हुई, तो हमने लिखा A1/A2 की वैल्यू K/3 हो गया, B1/B2 की वैल्यू 2/1 हो गया। अब इसको मैंने पहले से मुझे पता चला कि ये हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया, A1/A2 नॉट इक्वल्स बराबर नहीं है या नॉट इक्वल्स B1/B2, तो यहाँ पर 3 मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका गुणा कर दो तो K हो जाएगा, 2 3 अच्छे हो गए, इसलिए पहला आंसर हो गया। फिर लिख दिया कोई हल नहीं है, जब A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा, फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं सूत्र। क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। प्रश्न 1 के अनुसार, मतलब प्रश्न क्या है हमारे पास, देखो प्रश्न संख्या अद्वितीय वाला जो है उसी के अनुसार में बात किया गया, सारा चीज वही प्रोसेस करना है, तो इसलिए लिखा प्रश्न 1 के अनुसार लिख सकते हो, नहीं तो इसको पूरा हल करो, हल करोगे तो फिर से स्टेप हल करना पड़ेगा। बस क्या करना है कि हमको जो ये चीज किया गया तो उसको न कर हम ये वाला स्टेप कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, और हमारे सारी चीज उपस्थित है। क्लियर हो गया। तो इस तरह के यदि प्रश्न दिया जाए तो आप करके आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पास देखते हैं क्या प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो हमारे पास प्रश्न पूछा जाता है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है, जिसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास एनसीईआरटी 2019 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रश्न का 2019 में पूछने वाला प्रश्न दिया गया है। एक आयताकार बोला गया है कि एक आयताकार बाग, एक आयताकार आयत के आकार का मान लो मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड का आकार एक आयताकार है, लेकिन अर्ध परिमाप उसकी 36, उसका आधा परिमाप दिया है 36 मीटर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया तो इसको कैसे हल करेंगे। सर्वप्रथम लिखेंगे हल, यहाँ पर हल लिखा जाएगा तो सबसे पहले देखने को मिलेगा लिखेंगे आयत की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार लिख लो, आयताकार भाग की लंबाई x मीटर है। कितने मीटर? x। फिर लिखो आयताकार भाग की चौड़ाई y मीटर है, ठीक। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जो पूछा कि x मीटर y मीटर बोला गया है, प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार की मैं बात करूंगा। प्रश्न में बोल दिया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर क्या है? अधिक की बोला गया, यही बात बोला गया है। लेकिन उसके पहले की मैं बात करता, पहले ऊपर की हल करेंगे फिर नीचे को। एक आयताकार बाग का तो बोल लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है 1/2 गुणे 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर, l प्लस बी क्यों मैंने माना? लंबाई और चौड़ाई माना। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? x और x प्लस y, क्योंकि मैंने क्या माना यहाँ पे x और y माना है। अब तुम्हारा मन करेगा कि l प्लस l और b मानेंगे तो यहाँ पर l मान लेना, यहाँ पर b मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर l b मान कर सकते हो 36, तो 2 से 2 कट गया, l प्लस x प्लस y बराबर
36 मीटर आएगा। ये क्या हो गया समीकरण 1। अब हमारे पास ये वाले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, इतनी प्रश्न की मैं बात करता हूँ, तो बोला गया कि लंबाई x मैंने माना हूँ, चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है। देखो चौड़ाई से 4 अधिक है तो इसको पक्षांतर कर दो, प्रस्थांतर कर दो, नहीं तो बस रहने दो, कोई मत हल करो। इसी की बस लिख दो कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, यही जगह लिख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान प्रतिस्थापित विधि से या बस मान रखने पर लिख दो, कौन लिखेगा इतना बड़ा, मान रखने पर। मन में थोड़ा डाउट होगा तो लिख सकते प्रतिस्थापन विधि से, कोई गलत नहीं होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, y+4 है, y+4 प्लस y बराबर 36। देखो x के स्थान पर मैंने क्या रखा, y+4 रख दिया, इतना रखा हूँ। अब y क्या जाए 2y बराबर 4 को उधर भेज देंगे, 36 में से 4 से घटा दो तो 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 32, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 से काट देंगे 16 दुना के 32, y की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर आ गई। अब तुमको पता चल गया कि हमारे पास चौड़ाई कितनी दी गई 16 मीटर है, तो इसको क्या बना दो समीकरण 2 बना दो। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो कि समीकरण 2 में समीकरण 2 में y बराबर 16 रखने पर, y बराबर 16 रखने पर तो x बराबर 16 प्लस 4 ये हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा 20। अब तुमको पता चल गया कि 20 आ गया, हाँ ठीक 20 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आयत का लंबाई या आयताकार भाग की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, आयत की चौड़ाई कितनी है तुम्हारे पास 16 मीटर है, ठीक, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। अब कहोगे कि इसको हमको कैसे पता चला कि सही है गलत है, ये भी बात सत्य है, तो इसके लिए हमने क्या कर लेंगे चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे चेक करेंगे, कैसे चेक किया जाता है। अब तुम बताओ तुम्हारे पास समीकरण 1 बनाया तो 16 आना चाहिए, नहीं आया तो क्या हो गया गलत हो गया। x की वैल्यू कितनी है 20 और तुम्हारे पास 16, 36 आना चाहिए, 6 हो जाएगा, 2 1 कितना हो गया 3, 36 आया कि नहीं आया, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, क्लियर है। अब समीकरण 2 पर रख के देखिए कितना बराबर आता है। x की वैल्यू कितनी है 20 और तुम्हारे पास y की भी इतना लाना है, y की वैल्यू कितनी है 16, पहले 4 + 16 4 कितना होगा 20, सही गलत सही है ना, निकल के आया कि नहीं है। तो चेक करने के लिए कुछ बोला जाएगा तो हम चेक कर सकते हैं ना अलग अलग तरीके से। इसको एक बार समझ लो, एक आयताकार बाग, कोई एक आयताकार बाग है, उसकी एक अर्ध परिमाप 36 दिया गया, उसकी क्या दिया गया अर्ध परिमाप कितना दिया गया, अर्ध परिमाप क्या दिया 36 मीटर दिया गया, और कहा गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब इसको मैंने 36 दिया गया तो मैंने अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, आधा लिख दिया। इसका परिमाप, आयत का परिमाप बराबर का 2x + y हो जाता है, क्योंकि इसका सूत्र तो यही कहता है, इसका सूत्र तो यही कहता है कि l + b होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई को मैंने x माना, चौड़ाई को मैंने y मान लिया था, क्लियर हो गया ठीक। अब 2 से 2 काट देंगे कोई मतलब नहीं है, कोई बचा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा, मेरे पास ये हुआ समीकरण 1। फिर बोला गया था जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई क्या कर दिया था मैंने 4 अधिक की बात की, तो इससे क्या हुआ 4 अधिक हो गया, समीकरण 2 बना दे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण x का मान रखने पर, तो x का मान तुम्हारे पास क्या है y + 4 है कि नहीं, उसी को रखा गया समीकरण 1 में।
रख दिया यहाँ पे, देखो मैं बनाया को y+4 रखा है, तो y क्या है 2y हो गया। इस ऊपर छांतर 36 में 32 आ गया, 2 से काट दो 16 आ गया y का मान। क्लियर हुआ कि हमारे पास y क्या दिए गए, y की वैल्यू कितनी बोलेगी 16 दिया है। क्लियर हो गया। अब तुमको बोला गया कि x की वैल्यू नहीं पता है, तो समीकरण 1 में y बराबर 16 रखने पर, अब समीकरण 2 में जो रख दिए गए कि y बराबर 16 रख दिया गया, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई में पता चलेगा कि नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले प्रश्न को। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब तीसरा या चौथा जो भी प्रश्न होगा हमारे साथ चौथा प्रश्न होगा, देख लेना। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या की 3 गुनी है। क्या है? संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखो एनसीईआरटी तो ये है, लेकिन 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2020, 22, 24, 2020 में है, 2022 में आई है, 2023 में आई हुई है, 2024। सोचिए कि ये प्रश्न कितनी इम्पोर्टेंट होगा। ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट होगा, जो कि इतने ईयर में पूछा गया एनसीईआरटी सवाल है और 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया, लगातार पूछा जा रहा है। इसके बाद 20 के बाद क्या पूछा गया? लगातार पूछा गया है। बस 19 में नहीं है, लेकिन देखो 20 के बाद 21 में पेपर नहीं हुआ था। बस सोच लो कि लगातार पूछा जा रहा है सवाल। ये जो सवाल लगातार जो पूछी जाती है उसको कमान बनाकर अच्छे हिम्मत से, हमने पहले ही बोला था कि देखो भाई, तुम लोगों को लगेगा कि मैं एनसीईआरटी फेक है, लेकिन मैंने कह दिया था शुरू में कि एनसीईआरटी प्रश्न हुबहू आता है। अब पेपर देख के आओगे तो मैं बताऊंगा कि देखो मेरी इस क्लास से कितने क्वेश्चंस तुमको मिलेगा। अब मिला कि नहीं मिला तुम खुद बता दोगे, लेकिन पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो फिर जय सिया राम। तो इस तरह के कहा जाता है कि एक बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चंस कौन सा दिए गए हैं, टीचर्स बताया है तो कहाँ बताया, कैसे बताया, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हल देखो, बोला कि दो संख्याओं का अंतर कितने है 26। सबसे पहली बात बोला कि हमको पहली संख्या क्या मान लो, x मानो, दूसरी संख्या क्या मान लो, y मान लो। बोल लो पहली संख्या बोला जाएगा, पहली संख्या कितनी है, x मान लो। दूसरी संख्या क्या मानो भी, y मान लो। दूसरी संख्या क्या है, y मान लो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं? प्रश्न में देखो यही बात बोला गया है कि
पहली संख्या x, दूसरी संख्या y की बात किया गया है। तो इसमें जो बात किया गया पहली संख्या दूसरी संख्या, तो फिर लास्ट में बोला दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या के 3 गुनी मतलब कि मैं लिख सकता हूं पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। ये बात बोला, मतलब x बराबर 3 गुणे y, इसको मतलब y मतलब 3y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, यही हुआ कि नहीं हुआ? 3 गुनी, तो यही बोला कि 3 गुनी है, 3 गुनी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यहाँ पर क्लियर हुआ ये बात। तो यहाँ पर जो बात की गई है तो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन बोला कि 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है? 26 है। 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर जो दिए गए हैं कितना है? 26। x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर क्या है? 26। इसको क्या बना दो? समीकरण बना देते हैं। समीकरण इसको क्या बनाओ? इसको समीकरण 2 बनाओ। समीकरण बना लो 2, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। चलो यहां पर लिख लो कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख रहा हूं, तो x बराबर क्या है? 3y। तो यहां पे क्या रखेंगे? 3y माइनस वाई बराबर 26। तो इसको घटा देंगे, 2y बराबर 26। तो ये काट दिया तो कितना है? 13। y की वैल्यू कितनी है? 13। तो फिर लिख दो समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने। अब समीकरण 1 में क्या रखोगे? y का मान 13, तो x बराबर क्या? 3 गुणे 13, 13 3 कितना? 39। अब बताओ तुमको पता चला कि नहीं लगा? मतलब कि पहली संख्या तुम्हारे पास 39 आ गई और दूसरी संख्या 13 आ गया। ठीक है, देख लो, यही प्रश्न दिया गया है। बोला गया कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, अच्छी बात था। तो 2, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको लिख सकते हो, पहले इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। मान तुम्हारा मन करेगा इसको पहले लिखे नहीं, तो यहाँ ऊपर लिख देना 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। समीकरण 1 मान लेना, बस कुछ नहीं, सेम वही बात रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। और लेकिन हमको बोला गया कि एक दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या क्या? x है, तो दूसरी संख्या क्या? y हो गई। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या? y है। तो यहाँ पर लिखा गया 3 का गुनी है, 3 को गुना कर दिया गया। इसको हमने क्या बना दिया? समीकरण 1 बना दिया। तो फिर बोला कि प्रॉपर्टी मैंने उसी का लिख दिया, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो मैंने x माइनस वाई बराबर क्या लिखा? 26, समीकरण 2 बनाया था। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में मैंने x का मान रख रहा हूं, तो 2 का मान क्या है रख रहा हूं? ये x का मान आया है 3y, ये में 3y रखा तो घटाया 2y, 26 में से y से भाग देंगे 13 आ गया। समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने पर, समीकरण 1 का जो है मेरे पास C वाला है, रख दिया तो मेरे पास 39 आ गया। तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13 आ गया। ज्ञात हुआ कि नहीं ज्ञात हुआ? तो इस चीज को, सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट डालकर लिख लेना, क्योंकि इस सवाल आती है तुम सबसे पहले करके आओगे, मुझे आशा है, क्योंकि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आप अध्ययन कर रहे हैं और आपको पता है कि इस तरह के सवालों को हम इग्नोर नहीं करते हैं। कहा जाता है कि हमको जितने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उतने ही हम काम करते रहेंगे। भले से मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन हम अपने कामों से विचलित नहीं होंगे। ये बात ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। इसी चीज को केयर करते हुए अपने करियर को लेकर आगे की तरफ बढ़ते रहना, नहीं अन्यथा क्या हो, दिक्कत होगी, समस्याएं से झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसको राइट करते रहो।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सेम इसी तरह का होगा मेरे पास क्वेश्चंस। दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 अंश से अधिक है या डिग्री का है? अधिक है। इन्हें ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास NCERT 2022 का है। ठीक, देखो इसको भी हल करो। सेम इस तरह के सवाल पूछ दिया गया था। देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यही बात क्या गया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा कोण हमारे पास क्या होगा, बड़ा कोण x डिग्री होगा। छोटा कोण की मैं बात करता हूं y डिग्री भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने का मन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कोण को x, छोटे कोण को y मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तुमको एक बात पता चल गया होगा कि संपूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों का योगफल कितना होगा, 180, मतलब 180 अंश होता है। कितना होगा, 180 अंश होता है। इसको हमने क्या बनाएंगे, समीकरण 1 बनाएंगे। इसके बाद में बात करता हूं तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मतलब छोटा कोण तुम्हारे पास तो कितना लिखोगे, अधिक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट तुम ही बताओ कैसे इसको लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इस तरह का भी जस्ट मैंने बात बताया हो। कुछ नहीं, देखो क्या लिखा गया, इसी को पढ़ो क्या लिखा गया, बस बड़ा कोण लिखो, छोटे कोण से छोटा कोण सी कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। बस यही बात बोला गया। अब तुमको पता है कि इसकी x, इसको y प्लस 18 डिग्री बोला गया। अब मैंने बताया कुछ किया, मैंने पहले बोला कि तुमने किया है, पर तुमको भी पता है, पहले से मुझको पता क्या बताया गया था। अब बताओ समीकरण 1 में y बराबर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर सी में कई तरह का सवाल दिखाई दे रहा है कि नहीं, मगर जो सवाल इंपॉर्टेंट होती है उसी को आपको केयर करना है, नहीं कि दूसरे क्वेश्चन को। मैंने कहा भी था कि देखो क्वेश्चन वही ज्यादा साबित करता है जो हमारे लिए अच्छा साबित होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो 2y बराबर, इसको घटा दो, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 7 में से देगा 6, 2 से भाग दे दो, 2 8 16, 2 1 कम 2, y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। तो लिख दो अब कि यहाँ पर
समीकरण 2 में y बराबर 81 डिग्री रखने पर 81 डिग्री रखने पर आप देखो y का मान 81 डिग्री रख दो तो x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री 8 एक 9 8 एक 99 डिग्री कितना आ जाएगा 99 डिग्री आ जाएगा। देखो इसको हल करके ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास आंसर चेक कर करके देख लो कि हमारे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 99 है और y की वैल्यू कितनी 81 है। गलत हो गया क्या? नौ एक 10 10 सही है सही है सही है। तो यहां पर बड़ा कोण कितना 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। ठीक है, यही बात पूछा गया था प्रश्न, तो यही बात दिया गया है। तो जिस तरह के यदि प्रश्न की बात किया जाए तो हम यहाँ पर इस तरह की बात कर सकते हैं कि बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री की बात किए गए। तो इस तरह की प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से लगा कर वहाँ पर पेपर में आएंगे। देखो क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना बहुत अच्छी बात है और उसको अच्छे से और समझ के लगाओगे, साफ सफाई से लगाओगे तो एग्जामिनर को चेक करने में, जहाँ पर फार्मूले की बात किया जाए वहाँ फार्मूले की बात करो, जिससे कि तुमको वहाँ पर लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाए। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन बताया जाए उसको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ो और समझो, तब जाकर पता चलेगा। अन्यथा हम क्या करेंगे, फिसल जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमको जो हमारे पास जितनी भी कमियां हैं उसको दूर किया जा रहा है तो उसको दूर करो, हर समस्याओं से लड़ो, जूझो। अब मैथमेटिक्स से कभी घबराओ मत, क्योंकि घबराओगे तो हिम्मत हार जाओगे। कहा जाता है कि हमारे अंदर एक दिल होता है, उसी तरह मैथ के अंदर भी एक दिल होता है, वो भी एक कोमल है, लेकिन उसको कोई समझेगा, समझ लेगा तो उसको पसंद आने लगेगी। यदि नहीं समझेगा, नहीं समझने वाला होगा तो उसको भी लगेगा कि ये हमसे नहीं हो पाता है। इसलिए कि मैथ को कभी भी हार्ड मत समझिए। मैथ बहुत प्री सब्जेक्ट है, जिसको एक बार अपना कर खुद देखिए, पढ़ कर खुद देखिए, जिससे लगे कि ओह कितनी इजी सब्जेक्ट है। इसलिए कि मैथ से कभी भागना नहीं चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कैरियर में बार बार लगाव होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमारे पास आए गए तो हम लोग अच्छे से कर लें। ठीक, इसको राइट कर लीजिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की जो वेट की बात किया गया, तो मेरे पास क्वेश्चंस के जो तरीकाएं हैं तो शैली हैं, तो इस तरह हमने क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से लगाएंगे। एक लेसन को मैं मैक्सिमम 2 दिन, मैक्सिमम हो जाएगा 3 दिन में, 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो पेपर में सिर्फ यही देखने को मिला जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट, मैंने उसी को हल कराया, उससे ज़्यादा हल नहीं कराया। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है इतना ही रहेगा। कल के लिए हमारे पास टॉपिक की जो संख्या रहेगी प्रश्न का नियरेस्ट 5 क्वेश्चन आज हुआ, तो कल हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो सकता है। स्पीड धीरे बना लेना अपना,
क्योंकि आप स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर पढ़े हुए हैं। पहले जो पढ़ा होगा बच्चा को तेज समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा से दिक्कत समस्याएं हो रही। और अपने मित्रों में बोलिए कि स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल जुड़े और उनको नहीं पता उनको बताइए, समझाइए, जो कि उनके बोर्ड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और जितनी मैं बता रहा हूँ कि IPSC नेम जो पढ़ाया गया था, कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाया गया था, मैंने मात्रक लिखवाया था, सारा क्वेश्चंस का रूट देखने को मिला था। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर, स्टूडेंट में सूर्यकांत चैनल खोलिए, वहाँ पर युद्ध प्रारंभ बैच मिलेगा, उसमें जाकर पढ़ के देखिएगा। जो सर पढ़ाया गया यहाँ पर जितनी जो किताबें पढ़ाई गई है सारा चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मुझे बताइएगा, तो मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड बात की जा रही है, उससे हार्ड नहीं की जा रही है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक, ओके।